नमस्कार दोस्तों, दी ऑडियो में आपका स्वागत है। अगर आपको हॉरर, मिस्टीरियस, क्राइम इन्वेस्टिगेशन स्टोरी सुनना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ आपको मिलेंगी थ्रिल से भरी अमेजिंग ओरिजिनल स्टोरीज। तो चलिए आज की स्टोरी सुनते हैं। पिछले 2 महीने में शहर में 11 खून हो चुके हैं। लोग दहशत में हैं। लोगों का भरोसा पुलिस प्रशासन से उठ रहा है क्योंकि खूनी कोई ऐरा गैरा नहीं है। खूनी काफ़ी शातिर है और बहुत भयानक। अब तक हुए 11 खूनों में खूनी ने मर्डर विक्टिम्स को किसी तरह का कोई नशीला सब्सटेंस देता है जिससे विक्टिम कुछ देर के लिए बेहोश रहता है और इस दौरान वो खूनी उसे अपनी मनचाही जगह ले जाता है और उनके होश में आ जाने के बाद वो खूनी विक्टिम्स को किसी धारदार हथियार से काटता है। ताकि वो विक्टिम्स की दर्द से भरी चीखें सुन सके और किसी तरह का कोई सबूत ना रह जाए, इसलिए वो खूनी विक्टिम्स को जिंदा जला देता है। इससे पता चलता है कि ये कोई आम खूनी नहीं है, ये कोई सनकी खूनी है जिसे लोगों का चीखना चिल्लाना, उनको दर्द में देखना अच्छा लगता है। और ये खूनी इतना निडर है कि खून करने से पहले ये पुलिस को एक मिस्टीरियस कोड भेजता है जिसमें वो किसका खून करने वाला है, कब करने वाला है, कहाँ करने वाला है, वो सब लिखा हुआ होता है, लेकिन एक कोड वर्ड में, जिसे पुलिस अभी तक सॉल्व नहीं कर पाई है। जिसके बाद शहर के पुलिस कमिश्नर ने मुझे बुलाया है। मैं एक क्राइम इन्वेस्टिगेटर हूँ। कमिश्नर चाहते हैं कि मैं उनकी मदद करूँ उस खूनी को पकड़वाने में, उसके भेजे हुए कोड्स को डीकोड करने में, ताकि शहर को उस सनकी खूनी के डर से मुक्त किया जा सके। जिसके लिए कमिश्नर ने एक टीम का गठन किया जिसे लीड कर रहे थे मैं और शहर के सीनियर इंस्पेक्टर मिस्टर विजय राठी। और हमें शहर की तमाम पुलिस फोर्स दे दी गई ताकि उस खूनी को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। और इस मिशन को नाम दिया गया 2 दिन की इन्वेस्टिगेशन के बाद हम कुछ सबूत इकट्ठा कर रहे थे। हमने पूरे देश भर से क्रिमिनल रिकॉर्ड्स निकाले। क्या कोई क्रिमिनल जेल से फरार है या कोई अपनी सजा काटने के बाद ऐसे कामों को अंजाम दे रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। हमें ऐसा कोई रिकॉर्ड या सबूत कुछ नहीं मिला जो हमें उस किलर तक पहुंचा सके। उसके बाद हम उस किलर के दिए हुए कोड्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। तभी हमारी बिल्डिंग की खिड़की को तोड़ता हुआ एक ड्रोन अंदर आ गया। उस ड्रोन को देखकर मैं समझ गया कि ये उस किलर का ड्रोन है। चलो चलो, वो यहीं कहीं आसपास है। ये कहकर मैं और पुलिस वाले उसे आसपास ढूंढने निकल गए। लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिला। मैंने अपने साथी पुलिस वाले से कहा, एक मिनट, ड्रोन को ज़्यादा दूरी से उड़ाया नहीं जा सकता, हमें वापस चलना होगा। वो अब भी बिल्डिंग के आसपास है। लोगों की जान खतरे में है, उन्हें वहाँ से जल्द निकलवाओ। जब तक हम वहां पहुंचे, बिल्डिंग के लोगों को सेफली वहां से निकाला जा चुका था। उसके बाद जब हमने उस ड्रोन को चेक किया तो जो मैंने सोचा था वैसा ही निकला। वो ड्रोन एक सिर्फ जरिया था उसका मैसेज हम तक पहुंचाने के लिए। हर बार की तरह उसने एक कोड भेजा था और एक चिट्ठी। वो चिट्ठी मेरे लिए थी और उस चिट्ठी में लिखा हुआ था, सुना है कि शहर के पुलिस प्रशासन ने एक नमूने को बुलाया है मुझे पकड़ने के लिए।
जो कि अपने आप को बुलाता है डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेटर। वेल, ये भारी भरकम नाम सिर्फ सुनने में अच्छे लगते हैं। तुम चाह कर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम अपनी आंखों के सामने लोगों को मरते हुए देखोगे और कुछ नहीं कर पाओगे, जैसा आज नहीं कर पाए। और अगर यकीन नहीं आता तो चिट्ठी पलट कर देख लो। और जब मैंने चिट्ठी को पलट कर देखा तो उस पर पिज़्ज़ा बना हुआ था। तभी मैंने कहा, बिल्डिंग की सारी सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ। उसमें देखने के बाद पता चला कि वो किलर एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय बनकर आया था। बिल्डिंग में उसने अपने चेहरे पर कपड़ा लगाया हुआ था और बिल्डिंग से निकलते वक्त मैं खुद उससे टकराया था। और किसी को कुछ हो ना जाए इस हड़बड़ाहट में मैंने खुद बिल्डिंग को खाली करवाने के ऑर्डर दे दिए, जिसमें वो किलर खुद पुलिस की गाड़ी में बैठकर सेफ यहाँ से निकल गया। जब मैंने कोड को पढ़ा उसमें लिखा हुआ था, इन 48 आवर्स जिसने जहाँ भेजा है वो वहीं रह जाएगा। हंसी के चकाचौंध में सब कुछ चमकीला चमक जाएगा। इस कोड को पढ़ने के बाद ये तो साफ था कि आने वाले 48 घंटों में वो किलर किसी की जान लेने वाला है, लेकिन कहाँ, कब और कैसे ये पता लगाना भी बाकी था। अगले दिन सब लोग उस कोड को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। उस किलर को पकड़ने के लिए सबूत जमा कर रहे थे, लेकिन कुछ हाथ नहीं आ रहा था। शाम को कमिश्नर साहब ने कहा कि आज उनका बर्थडे है, इसलिए उनके बच्चों और वाइफ ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है जिसमें शहर के बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया है और मुझे भी। रात होने के बाद मैं कमिश्नर के घर पहुंचा। पार्टी चल रही थी। केक कटने के बाद सब लोग इधर उधर घूमने लगे। मैं वहाँ पार्टी में किसी को ज़्यादा नहीं जानता था, इसलिए मैंने वहाँ से जाने का सोचा। और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, दरवाज़ा बाहर से लॉक था। मैंने दूसरा दरवाज़ा ट्राई किया, वो भी लॉक था। अब मुझे चिंता होने लगी थी। मैंने घर के सारे दरवाजे खिड़की चेक किए तो सभी लॉक थे। इसका मतलब वो किलर यही है और वो इसी पार्टी में से किसी को मारने वाला है, लेकिन किसको? लेडीज एंड जेंटलमैन, हॉल में एक जगह इकट्ठा हो जाएं। आई रिपीट इट, हॉल में सब लोग इकट्ठा हो जाएं। वो किलर यही है। कमिश्नर मेरे पास आए और बोले कि तुम ये क्या कह रहे हो? तुम इतने दावे से कैसे कह सकते हो कि वो किलर इसी पार्टी में है? मैंने कहा, घर के सारे दरवाजे खिड़कियां बाहर से लॉक हैं। अगर उस किलर के दिए हुए कोड को अगर मैं गलत नहीं समझ रहा हूँ तो यहाँ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। क्या यहाँ पर वो सारे लोग हैं जिनको आपने पार्टी में इनवाइट किया था? उन्होंने कहा हाँ, लेकिन एक को छोड़कर, मेरी वाइफ। इसका मतलब वो किलर उनकी जान लेने वाला है। हम उन्हें पागलों की तरह ढूंढने लगे। मैंने पूछा, आपने लास्ट टाइम उनको कहाँ देखा था? उन्होंने कहा, ऊपर, अपने कमरे की ओर जाते हुए। हम ऊपर की ओर भागे। उनका दरवाजा अंदर से बंद था। हमने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं। मैंने कहा, हमें ये दरवाजा तोड़ना ही होगा। और जैसे ही हमने दरवाज़ा तोड़ा,
उसका कोड एकदम सही था। जिसने जहाँ भेजा है वो वहीं रह जाएगा। हंसी के चकाचौंध में सब कुछ चमकीला चमक जाएगा। इस घटना के बाद लोगों का गुस्सा फूटकर बाहर आ निकला। लोग सड़कों पर प्रदर्शन करने लगे। उनका कहना था कि कमिश्नर तक का घर सेफ नहीं है तो एक आम आदमी का घर कैसे सेफ हो सकता है। बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स के इस्तीफे की मांग उठी। जनता और पॉलिटिकल प्रेशर के कारण काफ़ी लोगों ने अपना इस्तीफा दे दिया, जिसमें कमिश्नर भी शामिल थे। चारों तरफ हाहाकार मच रहा था। लोगों के दिल में उस किलर का डर बैठ चुका था। लोगों का भरोसा पुलिस जैसी चीज़ से उठ चुका था। मैं अपने कार में अपने घर की ओर लौट रहा था कि तभी मेरी नज़र गाड़ी के बोनट पर गई। ये उसी की चिट्ठी थी। उसमें लिखा हुआ था, मैंने तुमसे कहा था ना कि भारी भरकम नाम सिर्फ सुनने में अच्छे लगते हैं। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम चाह कर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम लोग कितने लाचार हो। तुम्हारी आंखों के सामने अब और भी लोग मारे जाएंगे और तुम कानून के रखवाले देखोगे अपने नाकाम होते हुए, तकोसलों से भरे हुए नियम, कानून, बुराई पे अच्छाई जैसी चीजों को। अलविदा मेरे दोस्त। मैंने उसके कोड को पढ़ा। उसमें लिखा हुआ था, आज रात 12 बजे आसमान में चमकीले सितारे साफ दिखाई दे रहे हैं। मुझे इस शहर के लोग सोते हुए दिखाई दे रहे हैं। 25075। इस बार वो किलर पहले से भी ज़्यादा लोगों की जान लेना शुरू कर देगा। और इस बार मैंने भी ठान लिया है कि उसे किसी भी हाल में कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं वापस ऑफिस पहुंचा और पुलिस वालों से कहा, इस शहर के हर रास्ते पे पुलिस तैनात कर दो। जिस किसी के पास भी हथियार जैसी कोई चीज दिखाई दे उसे तुरंत पकड़कर पूछताछ शुरू कर दो। इस बार मैं उसे कामयाब नहीं होने दे सकता। रात के 10 बज चुके थे, लेकिन कोड अब भी समझ नहीं आ रहा था। मैं ऑफिस की खिड़की के पास खड़ा हुआ था। तभी मेरे पास एक पुलिस ऑफिसर आया और बोला, आज आसमान बहुत साफ है, सितारे एकदम साफ दिखाई दे रहे हैं। एक मिनट, क्या कहा तुमने? आसमान साफ है और सितारे दिखाई दे रहे हैं। मुझे समझ में आ गया उसका कोड क्या है। आसमान में चमकीले सितारे साफ दिखाई दे रहे हैं। इस शहर के लोग मुझे सोते हुए दिखाई दे रहे हैं। 25075। इसका मतलब किलर शहर की किसी ऊंची बिल्डिंग में है जहाँ से पूरा शहर दिखाई देता है और उस बिल्डिंग का नंबर है 25075। हमें चलना होगा। हेडक्वार्टर में अभी कांटेक्ट करके कहो कि हमें ऐसी बिल्डिंग का एड्रेस भेज। इस बार हम उसे जाने नहीं दे सकते। हमें एड्रेस मिल गया। वो बिल्डिंग सिर्फ हमसे 15 मिनट की दूरी पर थी। हम उस बिल्डिंग के पास पहुंच चुके थे। देखा तो उसके सारे सिक्योरिटी गार्ड्स बेहोश पड़े हुए थे। मैंने सभी पुलिस वालों से कहा, इस बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लो, वो यहीं है और एक टीम मेरे साथ ऊपर चलेगी। हम बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर पहुंचे। देखा तो उसने 7-8 लोगों को बंदी बनाकर रखा हुआ था, लेकिन वो वहां नहीं था। वो पूरी बिल्डिंग में कहीं नहीं था। तभी मिस्टर राठी बोले, लगता है वो यहाँ से भाग निकला। इस बार हमने उसका प्लान फेल कर दिया। नहीं, हमने उसका कोई प्लान फेल नहीं किया। जरा ध्यान से देखो इन लोगों को। इन लोगों के ऊपर किसी तरह का कोई टाइम बॉम्ब नहीं लगा हुआ है और ना ही यहीं कहीं आसपास पेट्रोल है जिससे वो इन लोगों को जलाता, जैसा कि वो किलर हर बार करता है। हम बड़ी ही आसानी से इस बिल्डिंग के अंदर चले आए, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी जाल के। वो अभी अपने प्लान के मुताबिक चल रहा है। 12 बजने में सिर्फ 20 मिनट बाकी हैं। कहाँ होगा वो? मैंने वो कोड फिर से देखा। उस कोड में वैसा ही था जैसा मैं सोच रहा था, लेकिन चूक कहाँ हो गई। मैंने ध्यान दिया कि कोड में जो नंबर लिखा हुआ था उसमें 0 लाल रंग का था।
बाकी पूरा कोड ब्लैक कलर में लिखा हुआ था। इसका मतलब सब कुछ सेम होगा लेकिन बिल्डिंग दूसरी होगी। ये पूरी की पूरी बिल्डिंग, ये लोग, सब कुछ एक जाल है हमें यहाँ फंसा कर रखने के लिए। मैंने कहा मिस्टर डाठी, हेडक्वार्टर कांटेक्ट करो और ऐसी बिल्डिंग का एड्रेस निकलवाओ जिसका नंबर 0 से शुरू होता हो। वो यहीं हमारे आसपास है, हमें चलना होगा। चलो चलो चलो। बिल्डिंग का एड्रेस भी आ गया। हम उस बिल्डिंग के सामने खड़े हुए थे। मैंने मिस्टर राठी से कहा, मिस्टर राठी, इस बिल्डिंग को 1 किलोमीटर के दायरे में घेर लो। मैं नहीं चाहता कि इस बार उसे भागने का कोई भी मौका मिले और इस बिल्डिंग में सिर्फ मैं जाऊंगा क्योंकि उस किलर से मुझे कुछ हिसाब किताब लेना है। और ये कहकर मैं बिल्डिंग में चला गया। मैं बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर पहुंचा। मैंने देखा वहां कुछ लोग कैद थे और वहीं बैठा हुआ था वो किलर। उसने अपने चेहरे पर एक अजीब सा मास्क लगाया हुआ था। उसने मुझे देखा और कहा, तो तुमने मुझे ढूंढ ही लिया मिस्टर डिटेक्टिव। मेरी थोड़ी तो इज्जत कर ली होती तुमने। मैंने बहुत से खून किए हैं, क्या तुम्हें अपनी मामूली सी जिंदगी प्यारी नहीं है क्या? जिस चीज पर तुम इतना घमंड करते हो उसका हिसाब लिया जाएगा, सूद समेत लिया जाएगा। इतना कहने के बाद मेरे और उसके बीच में हाथापाई शुरू हो गई। उसने मुझे धक्का देकर भागने की कोशिश की, लेकिन इतने में ही मैंने अपनी गन निकालकर उसके पैर पर गोली चला दी। मैंने कहा था ना, हिसाब लिया जाएगा, सूद समेत लिया जाएगा। इस बिल्डिंग को 1 किलोमीटर के दायरे में पुलिस ने घेरा हुआ है। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम ऐसी हरकतों से यहाँ से भाग निकलोगे? लेकिन ये बात सुनकर वो किलर हंसने लगा और बोला, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। तुम चाहकर भी मेरे बारे में कुछ नहीं जान पाओगे। और ये कहकर वो बिल्डिंग से कूद गया और उसकी मौत हो गई। उसकी बॉडी को चेक करने के बाद उसका रिकॉर्ड निकाला गया तो पता चला कि वो एक इंजीनियर था। उसके माता पिता नहीं थे। वो एक किराए के मकान में रहता था। ऐसा कोई खास रिश्तेदार भी नहीं था उसका। वो ऐसा क्यों कर रहा था, वो इतना खूंखार सन की कातिल कैसे बना, इसका कोई जवाब नहीं था। वो एक भरी किताब सा था जिसे कोई नहीं पढ़ सका। उसका कुछ पता नहीं, लेकिन एक बात पता थी कि अब शहर एक सन की खूनी के डर से बाहर आ चुका था।